हेलो। सर आवाज तो आ रही है पर कम आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ अमोल सर, आवाज सही है। रूही मैम यस मैम। प्लीज साउंड अपना वॉल्यूम एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि हमारे इधर मैंने सही आ। ये इसमें मैंने किया मगर बहुत कम आ रहा है। आपका भी वॉइस कम आ रहा है और इनका भी वॉइस कम आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई बट यस आई मैम, अभी मैनेज अभी आ रहा है आवाज आई मैम। मैनेज। यस ओके सर, सर, यस सर। वीडियो विजिबल है अभी आपका। प्लीज यस मैम। स्टार्ट। ये मेरी लाइफ का सबसे गोल्डन और बढ़िया चांस है कि फिर से एक बार एमएचआरडी ने मुझे बहुत बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी है। मैं यहाँ पर का देश है। आदरणीय जी पोखरियाल निशंक साहब, बात इस देश के लिए इस बढ़िया सी बात है। और इसी के साथ साथ आदरणीय कैबिनेट राज्य मंत्री संजय पी धोत्रे साहब, इनका भी स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय डायरेक्टर साहब, उनमें से मेरे सबसे पहले आदरणीय विजय जी भास्कर साहब, जो मेरे मेंटोर है, मेरे गाइड है, उन्होंने बहुत मेरी हौसला अफजाई की है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा महाराष्ट्र, जिसकी वजह से आज मैं आपसे जुड़ पाया हूँ, उस महाराष्ट्र की मिट्टी का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उस मिट्टी ने मुझे ये चांस आपके साथ बोलने का और एमएचआरडी के राष्ट्रीय स्तर पर जाने का चांस मुझे दिया है। तो आज मैं यहाँ पर बात करूंगा खेल के बारे में। आज मैं यहाँ पर बात करूंगा योगा के बारे में। तो खेल और योगा, इसके हिसाब से हमारे भारत के हर एक टीचर को अभी वो समय आ गया है कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम करना चाहिए। और यह काम हमें कुछ टाइम टेबल नहीं सिखाएगा। यह काम स्कूल का टाइम टेबल हो या आपका कुछ दिन का रूटीन हो, उस रूटीन का जो फ्रेमवर्क है उसको तोड़कर आपको आगे जाना होगा। बिकॉज यू आर द मेंटर, यू आर द गाइड एंड यू आर द किंग मेकर ऑफ अवर इंडिया। तो जो हमारे एसएस कोड में बताया गया है, स्कूल के कोड में बताया गया है कि मैंने जब स्कूल की नौकरी मेरे जीवन में स्वीकारी और उसके बाद मैंने तय किया कि ये एसएस कोड है, ये चौकट है, इसके बाहर मुझे जाना नहीं है। लेकिन अब भारत का शिक्षा क्षेत्र इस चौकट के बाहर जाने के लिए तैयार है। अभी हमने देखा हाल ही में कि महाराष्ट्र के रंजीत डिसले, जिन्हें वार्की फाउंडेशन का ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला। तो आई डोंट वांट टू बी डिसले, मुझे डिसले नहीं बनना है। आई वांट टू बी मोर देन डिसले। तो अगर मैं डिसले बनता हूं तो उनके पास में जाकर बैठूंगा। अगर मुझे आगे जाना है तो मुझे डिसले के आगे ही जाना होगा। ऐसा काम आदरणीय डिसले सर ने किया है। तो इस वेबिनार को सुन रहे हैं सभी शिक्षकों के लिए मेरा ये निवेदन है कि आप भी ऐसा कुछ काम करें जो आपको मोर देन डिसले बना सके। तो ये समय की मांग है, हमें आगे जाकर काम करना है। तो खेल की तरफ मैं फिर से एक बार बढ़ता हूं। बहुत सारे खेल दुनिया में है, इस पृथ्वी पर है। कुछ विदेशी खेल है, कुछ भारतीय खेल है। उसके साथ साथ हमारे गांव में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। हम बचपन में बहुत सारे खेल हमारी गली में, हमारे कॉलोनी में खेलते थे। तो कुछ ऐसे खेल है जो बच्चों को ओलंपिक तक ले जा सकते हैं। उन्हीं खेलों के बारे में आज कुछ मैं आपको अलग टिप्स बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दो तीन मेरे जो क्लूज है वो बताना चाहूंगा। मैंने क्या किया खेलों के बारे में। तो सबसे पहले मैंने मेरे स्कूल के बच्चों के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उनके पेरेंट्स के। पहला व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैंने, जो बच्चे हमेशा रनिंग के लिए दौड़ते हैं, मैराथन के लिए दौड़ते हैं, उनका मैंने 100-200 बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिया। अगर मेरे महाराष्ट्र में जहां कहीं भी मैराथन का कुछ निवेदन आता है तो मैं पेपर के जरिए से, सोशल मीडिया के माध्यम से उस ग्रुप के ऊपर डाल देती हूँ। तो बच्चों के पेरेंट्स मुझसे कन्विंस करते हैं कि हम जाए या ना जाए। मैं उनको कहता हूँ अगर आपका प्रैक्टिस है तो यू कैन गो। तो बच्चे वहां जाते हैं और प्राइज लाते हैं। तो यहाँ पर भी रुकना नहीं है। तो मैं स्विमिंग का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया। ऐसे करके मैंने 20 से ज्यादा खेलों का व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है। और पिछले 10 सालों से मैं हमेशा हर रोज कुछ ना कुछ बातें, खेलों की जानकारी हो, वो बच्चों को मैं हमेशा उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता रहता हूँ। दूसरी बात मैंने क्या की, तो कुछ मैंने ऐसे मेंटोर ढूंढे। मेरे स्कूल तक ही मैं सीमित नहीं रहा, कुछ ऐसे मेंटोर मैंने ढूंढे
कि वो बच्चों को अच्छी सी ट्रेनिंग दे सके, साइंटिफिक ट्रेनिंग हो, फिजिकली फिटनेस की ट्रेनिंग हो, जिसमें कुछ मेजरमेंट हो जो साइंस के मेजरमेंट के हिसाब से वो बच्चे प्रैक्टिस करे। जो खेलों के नियम है, कबड्डी हो या खो खो हो या स्विमिंग हो, कौन से भी खेल हो, उन खेलों के जो नियम है जो अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे बहुत सारे अंपायर और पंच, उनका भी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। और अगर मुझे कुछ दिक्कत उसमें आती है कि कोई बच्चा मुझे कहता है कि ये खेल मैं कैसे खेल सकूं, इसकी प्रैक्टिस मुझे करनी है, मैं कौन से तरह की उसके लिए अपैरेटस लूं, मैं कैसे काम करूं, तो उस बच्चे को मैं उस अंपायर से, उस पंच से जुड़ा देता हूं, ताकि वह बच्चा आगे जाकर उसके जो स्किल्स है उसको। गुरु का फंडा मैंने बहुत सालों से तो हमें सबसे पहले ये तय करना होगा कि मेरे स्कूल में बच्चे कितने हैं, और जितने बच्चे हैं उन बच्चों को दुनिया के सारे खेलों की लिस्ट देनी चाहिए, उनकी जानकारी देनी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे ऐप गूगल पर, गूगल प्ले पर उपस्थित है। उस ऐप की सहायता से उस बच्चे को उस खेल की परिपूर्ण जानकारी हम दे सकते हैं। उसके बाद आगे का क्या रास्ता है, उस खेल के जो पास्ट है, उस खेल का जो प्रेजेंट है, और उस खेल का भविष्य है, उस खेल का भविष्य वो बच्चा है, ऐसा हमें उन्हें बताना है। और उनके मन में ऐसी सारी बहुत जो उमंग है वो जगानी है। उनको कहना है कि आपको सचिन तेंदुलकर बनना है, तो सचिन तेंदुलकर की पूरी बायोग्राफी आपको बच्चों को बतानी होगी। इसी के साथ साथ और इन क्लासरूम और ऑन ग्राउंड, ये दोनों तरह के ऊपर हमें बच्चों के लिए बहुत सारा काम करना है। तो अभी इस साल में इस सरकार ने बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है कि योगा को ओलंपिक में लिया जा रहा है। तो टीचर का ये जो जवाबदारी है वो टीचर की, वो बहुत ही यहाँ पर बढ़ती है कि आप अपने बच्चों को योगा की सही शिक्षा दे। लेकिन और एक बात यहाँ पर सामने आती है, हम सिर्फ बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले बच्चों को देने से पहले हमें खुद को उस खेल के बारे में, उस कंटेंट के बारे में हमें 100% जानकारी होना चाहिए। उसके आगे जाके अगला स्टेप है, टीचर को खुद वो खेल की थोड़ी थोड़ी जानकारी के साथ वो खेलते भी यहाँ पर आना चाहिए। अगर ये बात है कि आपको खेलते नहीं आता लेकिन जानकारी होनी चाहिए, उसके मेंटर कौन है, आसपास के एरिया में कौन ऐसे लोग हैं जो एक खेल सिखा सकता है मेरे बच्चों को, मेरे छात्रों को, तो ये भी हमें सर्चिंग करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ खुद खिलाड़ी होना टीचर ने, ये यहाँ पर बहुत जरूरी है। और बच्चों को खेलों की तरफ ले जाना इस समय बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन में एक 4 या 5 घंटे बच्चे ऑनलाइन रहते हैं, मोबाइल के साथ जुड़े रहते हैं। तो मेरी आपसे ये विनती है, बहुत सारे टीचर से, पेरेंट्स से, कि मोबाइल में इतने सारे गेम हैं कि वे बच्चे खेलते हैं। एक बच्चा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को कहने लगा कि मेरे पैर दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरी पीठ दुख रही है, मेरी गर्दन दुख रही है, मेरी छाती दुख रही है, और मेरा पेट भी दुख रहा है, मेरी उंगलियां दुख रही है। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा कौन सा पार्ट है जरा, वो दुखता नहीं। तो डॉक्टर को उस लड़के ने कहा कि ऐसा एक भी पार्ट नहीं है कि मेरा दुखता नहीं है। तो माँ ने कहा ये खेलता बहुत है, इसलिए इसका सब बॉडी यहाँ पर दुखता है। तो इस हिसाब से डॉक्टर ने बहुत ही बढ़िया सा सवाल बच्चों को पूछा कि मुझे बेटा तू बता कि तू खेल कौन सा खेलता है। तो बच्चे ने कहा कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। लेकिन तुरंत उसकी माँ ने वहां पर जवाब दिया कि ये फुटबॉल खेलता है, लेकिन ऑनलाइन फुटबॉल खेलता है, तो मोबाइल के ऊपर फुटबॉल खेलता है, एक ही जगह पर घंटों बैठकर वह फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ से टीचर की जिम्मेदारी शुरू होती है कि ऑनलाइन मोबाइल से बच्चों को हमें खींचकर उसको फिजिकली, मेंटली बाहर निकालना है, और उन्हें, उन बच्चों को मैदान की तरफ ले जाना है। अगला टास्क है उनको हमें क्या देना है। बहुत सारी चीजें हमारे पास देने के लिए, हमारा मोबाइल हमारे लिए सबसे बड़ा वेपन है इस युग में, इस काल में। तो मोबाइल के माध्यम से हम खेल के बहुत सारे वीडियोस दे सकते हैं। खेल के जो दिग्गज खिलाड़ी है उनकी बहुत सी सारी जानकारी गूगल पे ऑन वन क्लिक यहाँ पर प्रेजेंट है। सो दैट we have to structurize ourselves, we have to organize ourselves, we have to present ourselves. अगर हमें कुछ प्रेजेंट करना है तो पहले हमें अपने अंदर वो चीज डालनी होगी। आफ्टर दैट यू कैन प्रोसीड योर सेल्फ बिफोर द स्टूडेंट्स। तो ये स्कूल के बच्चों की ही बात नहीं आती, ये आपका स्कूल हो, आपके गांव के दूसरे स्कूल हो,
तो खुद के स्कूल के बच्चों के लिए काम करते करते हमें दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ भी एक मेंटोर बनकर काम करना है। गांव का स्कूल है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तालुका लेवल का स्कूल है, तो इन सभी के लिए आपने जो भी कुछ किया है वो हर एक बच्चे के पास जाना चाहिए। तो मैंने भी ये सोचा कि मैं एक ही सेगमेंट में रहूंगा, मैं अगले वाले सेगमेंट में जाऊंगा, मैं अगले वाली कक्षा में जाऊंगा। तो ऐसा करते करते मैंने पूरे मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे जो टीचर्स है उनको मैंने कलेक्शन किया है, और उनको हर रोज कुछ ना कुछ जानकारी मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देना चाहता हूँ, और देने की कोशिश मेरी हमेशा जारी है। इसके साथ साथ कुछ बच्चों के गांव के जो खेल है, जो आते थे वो आता है, वो खेल हमें पहले बच्चों को बताने होंगे कि खेल कौन से है, और आगे जाके खेलों की तैयारी करनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ हमारे 10th और 12th के बच्चों को उस ईयर में अगर वो बच्चा कोई नेशनल गेम खेलता है तो उसको 5% या 4.50% उसको कुछ मार्क्स ऐसे मिलते हैं। अगर ये बात पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया के बहुत सारे स्टेट है, वहां पे अगर ये अप्लाई की जाती है तो बहुत सारा खेलों का जो पोटेंशियल है, खिलाड़ियों का पोटेंशियल है, वो ऊपरी सतह तक आ सकता है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी टीचर की। भले ही आप स्पोर्ट्स टीचर नहीं है, लेकिन हर टीचर स्पोर्ट्स टीचर हो सकता है। कोई भी स्पोर्ट्स टीचर वो अगर क्लासरूम में जाकर सिखाता है तो उसका ये काम ही होगा, या उसे वो करना ही होगा, ये बात होगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ क्लासरूम के सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर है तो आप ग्राउंड पर जाकर आप सिखा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, या बच्चों को कुछ और गेम ले नहीं सकते। लेकिन अभी समय यहाँ पर ऐसा आया है कि भारत के शिक्षा क्षेत्र ने एक अनोखा ऐसा मोड़ इस कोरोना के पैंडेमिक में लिया है, सो दैट टीचर हैव टू स्ट्रक्चराइज देमसेल्व्स। उन्हें आगे आकर इस शिक्षा क्षेत्रों को, इस शिक्षा मंत्रालय को और चार चांद पर लेके जाना है। तो इस हिसाब से हमारी जिम्मेदारियां बहुत सारी बढ़ जाती है। तो हम मोबाइल से बाहर निकलकर बच्चों को भी बाहर ले जाकर एक अच्छी मेंटरशिप यहाँ पर प्रतीत कर सकते हैं। तो क्या करना होगा कि गांव के अगर आपने खिलाड़ियों को तैयार किया है, तो अगली बात आती है, तो मैंने बच्चों को इस गेम में हर रोज उसकी प्रैक्टिस लेता हूँ। उनके अलग अलग मैंने ग्रुप बनाए हैं, कबड्डी वाला अलग ग्रुप है, खो खो वाला अलग ग्रुप है, या शतरंज वाला अलग ग्रुप है, या बेसबॉल वाला अलग ग्रुप है। तो उनको उन्होंने जो स्किल उन्होंने जो मेंटेन किया है, जो गेन किया है, उस स्किल को प्रेजेंट करने के लिए मुझे कंपटीशन को पैदा करना होगा, कॉम्पिटिशन्स मुझे क्रिएट करना होगा। तो इसी के साथ साथ तो गांव वालों के साथ हो या कुछ तालुका लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कुछ स्पोर्ट्स यहाँ पर खाते होते हैं, स्पोर्ट्स के कुछ ऐसे डिविजन्स होते हैं, उनके साथ बातचीत करके, कुछ स्पोर्ट्स अधिकारी होते हैं उनके साथ जाकर हमें ऐसे कुछ इवेंट क्रिएट करने होंगे कि मेरे बच्चों के पास पोटेंशियल है, अभी वो पोटेंशियल बैंकिंग है। आई हैव टू सेग्रीगेट दैट पोटेंशियल, आई हैव टू प्रेजेंट दैट पोटेंशियल ऑन ग्राउंड। तो उनको हिसाब से उनके कुछ प्राइजेस है या कुछ मैदान की पूर्तता हमें करनी पड़ेगी। और एक बात यहाँ पर सामने आती है कि बच्चों के लिए जो स्कूल का ग्राउंड होता है, हर गांव में स्कूल का ग्राउंड होगा ऐसी बात नहीं है, या हर अभी बहुत सारी सिटीज ऐसे है कि सिर्फ पार्किंग के लिए जगह होती है, बहुत सारे स्कूल को खुद का मैदान नहीं है। तो यहाँ पे टीचर की जो सोशल एक्टिविस्ट बनकर गांव वालों के साथ अच्छे रिलेशन, अच्छे संबंध बनाकर, गांव के कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं, कुछ गांव के जो धनिक लोग हैं, उनके पास जाकर अगर वे स्कूल के लिए 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन मांगते हैं और उस मैदान का उपयोग बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी टीचर का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो हमने एनटीए में देखा जब इंटरव्यू के प्रोसेस थे कि आपने स्कूल के लिए क्या लाया, आपने स्कूल के लिए क्या किया, तो ये बात उसमें आती है कि आप सिर्फ एक सैलरी लेने वाला, एक वी आर नॉट ओनली सैलराइज्ड टीचर। अभी हमारी भूमिका भारत भाग्य विधाता की हो चुकी है, और यहाँ से आगे जाकर हमें सिर्फ स्कूल के लिए काम नहीं करना है, तो हमें समाज के लिए काम करना है, हमें बच्चों के लिए काम करना है। हम नहीं जान सकते कि इसमें से एक कोई मिल्खा सिंह है, हम नहीं ये मानते, हम नहीं ये आगे जानते कि इसमें से कोई सचिन तेंदुलकर है, इसमें से कोई नवजोत सिंह सिद्धू है, इसमें से कोई मैरी कॉम है। तो ये भी बातें यहाँ पर मायने रखती है कि हम बच्चों के लिए कितना देते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर।
और एक बात यहाँ पर मेरे सामने आती है, वो फिजिकली तो ट्रेन हो जाएंगे, आप सारा बहुत काम उनके लिए करेंगे, ये बात सही है, फिजिकली वो ट्रेन हो जाएंगे, बट दे हैव टू प्रिपेयर मेंटली ऑल्सो। उनके लिए आप कुछ ऐसे लेक्चर्स जो होते हैं, लोगों के लेक्चर जो खेल क्षेत्र में बहुत बड़ा माहिर उन्होंने हासिल किया है, बहुत बड़ा महिरत उन्होंने हासिल किया है, उन लोगों के लेक्चर्स आप उनको ऑनलाइन सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग उनको स्कूल में बुलाकर उनके आप कुछ प्रेजेंटेशन बता सकते हैं, कुछ उनके सामने आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्होंने जो खेल में बड़ा महारत हासिल किया है उनके सामने आप रख सकते हैं, कुछ प्रदर्शनी खेलों के बारे में आप रख सकते हैं। और एक बात यहाँ पर सामने यहाँ पर आती है कि भारतीय लोगों के प्रति खेल की भावना और अच्छी तरह से जागरूक करने के लिए भारत के चित्र उनको भी मैं इस वेबिनार से और से सिर्फ सिखाने वाली फिल्में निर्माता तक यहाँ पर जा चुके हैं। इसमें से मैं कुछ करना चाहूंगा। मैं आमिर खान की लगान जो फिल्म है वो आप बच्चों को जरूर दिखाएगा। आप स्कूल में अगर नहीं दिखा सकते तो वो बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लगान फिल्म का, यूट्यूब का आप उसके लिंक डाल सकते हैं, उनसे आप स्पोर्ट्समैन सिखा सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप बच्चों को कैरम पुल, बॉल पुल या पबजी का कुछ अलग दिखाए, या बच्चों को उनसे दूर ले जाने की कोशिश में आप कॉल ऑफ ड्यूटी, फुटबॉल, सॉकर, फोर्टनाइट। मैंने कल एक पांचवी कक्षा के छात्र से पूछा कि मुझे मोबाइल के ऑनलाइन गेम बता, तो एक बच्चे ने 1 मिनट में 100 से ज्यादा नेम जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं उनके मुझे बताए। तो ये मेरे लिए थोड़ी निंदा की बात हो गई, मेरे लिए थोड़ी सी निगेटिविटी लगी मुझे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उन बच्चों के लिए एक अलग ऐसा प्लेटफॉर्म अभी बाहर लाने की बहुत सारी जरूरत है। उनको आमिर खान की लगान दिखाइए, उसमें से वो सीखेंगे कि हम जीतते कैसे हैं, हम संघर्ष कैसा करते हैं। तो जब दंगल फिल्म हम देखते हैं आमिर खान की, तो लास्ट का जो सीन है, अगर वो लड़की वहां पर, गीता फोगाट जो भारत की महान ऐसी लड़की है, वो लास्ट सीन उसका वो इंस्पायर जब वहां पर जागरूक होता है तो वहां पे लोग तालियां बजाते हैं। तो ये जो अंदर का जुनून बाहर लाने वाला कुछ होगा, तो उस भारतीय फिल्मों में जो क्रिकेट से जुड़ी है, खेलों से जुड़ी है, ऐसी फिल्म हम बच्चों को जरूर दिखाए। चक दे इंडिया है शाहरुख खान की, उसमें हॉकी का बहुत बढ़िया प्रदर्शन है। उसके साथ साथ इकबाल हमने देखी, सीरियस तौर पर देखी, जो क्रिकेट पर आधारित है। तो उनके मेंटोर, उनके कोच कैसे कैसे उनके मन को बाहर लाते हैं, ये भी बढ़िया फिल्म है। इसके बाद एथलीट के ऊपर भाग मिल्खा भाग है, फरहान अख्तर की फिल्म, बहुत ही बढ़िया फिल्म, ये बच्चों को दिखानी चाहिए। बॉक्सिंग के बारे में मेरी कॉम है, प्रियंका चोपड़ा ने ये बहुत ही बढ़िया किरदार निभाया था। कैरम के बारे में स्ट्राइकर थे जिसमें सुशांत सिंह राजपूत थे। फिल्म के बारे में फिर से एक बार पानसिया तोमर मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है, जो मैं मेरे बच्चों को दिखा चुका हूँ। इरफान खान ने उसमें बहुत बड़ा किरदार किया है। बॉक्सिंग के बारे में आर माधवन की साला खड़ू से जो जीता वही सिकंदर में, जहां पर साइकिल रेस दिखाया गया है। इसके साथ साथ अक्षय कुमार की पटियाला हाउस होगी, या दंगल आमिर खान की, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो बच्चों को अंदरूनी उनका इनर स्पिरिचुअल जो कंटेंट है, वो और कंटेंट का हम यहाँ पर प्रोपोर्शन बढ़ा सकते हैं। उनके मन के अंदर उतर के उनके साथ बातचीत करके, सिर्फ उनको खेलों के स्किल्स हमें देने नहीं है, सिर्फ उनको हमें ट्रॉफीज नहीं देनी है, सर्टिफिकेट्स नहीं देना है। आउट ऑफ द गेम, आउट ऑफ द स्पोर्ट, वो बच्चे कुछ अच्छा सिटीजनशिप करे, कुछ अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप वहां पर दिखाए। इस खातिर हमें बच्चों को वहां पर तैयार करना है। अगली बात आती है यहाँ पर ओलंपिक की। तो बहुत सारे ऐसे खेल है जो ओलंपिक के लिस्ट में शामिल है। तो क्यों नहीं तुम्हारी गली का बच्चा, क्यों नहीं तुम्हारे स्कूल का बच्चा ओलंपिक में जाए। तो उसको ओलंपिक की प्रोसेस हमें बतानी होगी। उसके पास क्या रॉ मटेरियल है, आप उसको क्या कंटेंट देना चाहते हैं, और आप उसका क्या स्ट्रक्चराइज उसको बनाना चाहते हैं। सो गिव हिम अ प्लान विच विल वर्क until his last breath। तो ऐसा कुछ मेंटरशिप, ऐसा कुछ किंग मेकर की भूमिका में भारत का हर शिक्षक आगे आने का वक्त और समय यहाँ पर जोरों शोर से शुरू हो चुका है। इसके बाद टाइम टेबल की बात मैं यहाँ पर करूंगा, जो मैंने पहले भी यहाँ पर कही थी। टाइम टेबल कौन सा है, बच्चों का स्कूल का सब्जेक्ट का टाइम टेबल होता है, लेट इट बी, वो रहने दो। उसके बाद उस बच्चे का बॉडी का टाइम टेबल बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो स्पोर्ट्स का खिलाड़ी बनने जा रहा है। उसने क्या खाना चाहिए, उसने क्या नहीं खाना चाहिए, तो इस हिसाब से हम डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। जो स्पोर्ट्स सलाहकार है
उनसे भी हम निवेदन कर सकते हैं कि आप प्लीज आइए, हमारे बच्चों से खाने पीने के बारे में, उनको कैसे प्रोटीन चाहिए, कौन कौन सी बातें उनको देनी चाहिए, वी हैव टू प्रेजेंट देम बिफोर स्टूडेंट, ये भी बात यहाँ पर आनी चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि आज मुझे छुट्टी है, कल संडे है तो मैं घर पर रहूंगा, नहीं, आई एम अ टीचर और मुझे कभी भी छुट्टी नहीं होती, बिकॉज आई एम अ टीचर। आफ्टर रिटायरमेंट आई एम ऑल्सो टीचर। मैं ये नहीं कहूंगा आई वॉज अ टीचर, नहीं, क्योंकि जिस दिन मैंने पहली बार मेरे क्लासरूम में कदम रखा तो मैंने सोचा जब आखिरी कदम इस दुनिया से मेरा अलविदा होगा तो तब तक मैं आखिरी सांस तक टीचर रहूंगा। तो टीचर की भूमिका यहाँ और बढ़ जाती है, छात्रों के बारे में, उनके सोचने के बारे में, उनके बहुत सारे गेम को ऑन ग्राउंड प्रेजेंटेशंस, उन बच्चों का रिचार्ज वाउचर मैं हूं, ऐसा माहौल, अच्छा माहौल पूरी दुनिया, बहुत आसपास वीटी के ऊपर एक शेर में यहाँ पर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारी निगेटिविटी मेरे सामने आते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स भरे लोग मेरे आसपास है, तो मैं क्यों ना उनको सिंपल करके मैं उनका साथ लेके आगे जाऊं, मेरे स्कूल का, मेरे डिस्ट्रिक्ट का स्पोर्ट्समैनशिप है उससे और मैं आगे बढ़ाऊं। शेर ऐसा है, माना के सारे जहां को गुलशन ना बना सकेंगे हम, माना के सारे जहां को गुलशन ना बना सकेंगे हम, मगर कुछ कांटे कम कर जाएंगे, गुजरेंगे जहां से हम। तो अच्छा एक स्पोर्ट्स टीचर, एक अच्छा आइडॉल टीचर हो सकता है बच्चों के लिए। माँ बाप के बाद, भगवान के बाद अगर तीसरा चौथा आदमी हर एक प्यूपिल्स के माइंड में, मन में, दिल में, आत्मा में कौन आता है तो वो टीचर है। तो उसका खिलाड़ूपन, उसका जो स्पोर्ट्समैनशिप है, हमें बाहर लाने की यहाँ पर बहुत सारी जरूरत है। और सिर्फ मेरे स्कूल के लिए मुझे काम करना नहीं है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल के लिए मुझे काम करना है। ये भी व्यू, ये भी विजन हमें अपने खुद में, अपने खुद के पर्सनालिटी में इम्प्लीमेंट करनी होगी। तो आप टीमें बनाओ, उनके ऊपर नजर रखो, भले ही आप 24 आवर्स उनके ऊपर एज अ सीसीटीवी वॉच नहीं कर सकते, लेकिन उनके उनके बीच में आप वॉच रखने की कोशिश की एक अलग सा प्लान उनके सामने दे सकते हैं। तो आप बच्चों को ये बताओ कि मुझे कुछ भी एक्सक्यूज एक्सक्यूज जैसे वो नहीं चाहिए, आई वॉन्ट रिजल्ट। तो मैंने आपके लिए कुछ बोया है इस जमीन में, आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यू विच विल, जो आपका इनर कॉन्फिडेंस यहाँ पर बाहर ला सकता है। और बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स भी हमें खुद को क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव होते हैं, नवरात्र उत्सव होते हैं, और पूरी दुनिया में दिवाली जैसा त्योहार मनाया जाता है। तो आज यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स को मैं इसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर हम कुछ सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम को 50% करके अगर हम बहुत सारे स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन बच्चों के लिए रखें, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स उनके पेरेंट्स के लिए रखे, और कुछ ऐसा हम करें कि हर त्योहार में या हर फेस्टिवल में या हर जहां जहां गैदरिंग होता है वहां उसकी शुरुआत कुछ स्पोर्ट्स से हो। तो हर आदमी योगा नहीं करता, हर आदमी प्राणायाम नहीं करता। तो ये मैं कहना चाहूंगा, अगर ऐसी नई कोशिश हमने शुरू की तो ये भी बहुत बड़ी बात हमारे इंडिया के लिए होगी, इंडिया के लिए होगी। तो कुछ और ऐसी बातें यहाँ पर मैं आपके सामने करना चाहूंगा कि अगर हम भारत के सैनिक देखते हैं, अभी हाल ही हमने एक सिनेमा देखा जिसमें बहुत ही बढ़िया टैगलाइन थी, हाउस द जोश, हाय सर। तो ये जोश जगाने का काम हर टीचर को यहाँ पर करना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अभी सिर्फ 1 to 2 मिनट्स में बोलना चाहूंगा योगा के बारे में। तो योगा के एडवांटेजेस क्या है, योगा का स्थान पूरी दुनिया में एज अ ग्लोबल इंटेंशन योगा का क्या है, ये आप सभी को पता है। तो भारत के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने योगा को ऐसे बाहर निकाला है देश से, और पूरी दुनिया के सामने इस योगा को रख दिया है। और इस साल की बड़ी घटना यह है इस ग्लोब के ऊपर, क्योंकि योगा का इंक्लूजन, योगा का समावेश समावेश ओलंपिक में हो चुका है। तो हर एक टीचर, उन्होंने योगा का कोर्स करना चाहिए। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस हमारे गूगल, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। और हमारे अहमदनगर सिटी में योग विद्या धाम करके बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्लेटफॉर्म है,
वहां पर जाकर मैंने योगा सीखा है, मैंने प्राणायाम सीखा है। तो मैं खुद सीखने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को भी सिखाया है। हमारे अहमदनगर सिटी में हमने एक हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिला परिषद का, डिस्ट्रिक्ट इसका, तो वहां पर हमने एक 30 लाख से ज्यादा बच्चों ने 21 जून 2017 को वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने किया कि 1 घंटे में सबसे ज्यादा योगासन उन्होंने बनाए, सूर्य नमस्कार उन्होंने बनाए। अगर ऐसा कुछ इनिशिएटिव हम अपने गांव के माध्यम से, अपने स्कूल के माध्यम से, अपने सिटी के माध्यम से अगर हम करते हैं, वहां पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो योगा के बारे में बहुत सारी अवेयरनेस लोगों में फैल सकती है। तो योगा के कोर्स हमें आने चाहिए। योगा के बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स है। तो एवरी टीचर टीचर आज से आगे मस्ट बी स्पोर्ट टीचर। एवरी टीचर मस्ट बी उसे आना चाहिए। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन में हमने और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड घर पर ही अपने टेरेस पर तैयार किया, और उनके और उसका भी गिनीज में दर्ज हो चुका है। सिर्फ रिकॉर्ड करना या लोगों को दिखाना, दिस इज नॉट अवर इंटेंशन। तो इसमें से अवेयरनेस यहाँ पर बढ़ता है। तो हर रोज ऐसी कुछ चीज हमारे हर एक हर एक एक्टिविटी में होनी चाहिए कि जिसमें से योगा प्रेजेंट हो। तो बच्चों को हर रोज जैसे वे खाना खाते हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम, दे मस्ट डू योगा। तो उनको योगा आना चाहिए, तो पहले हमें आना चाहिए। और शास्त्र शुद्ध योगा कैसा करता है उसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस है। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल और स्टेट लेवल पे बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफिकेट का इंस्टीट्यूशन करती है। तो आप जरूर ऑनलाइन ये करेगा। मैंने तो योगा मोल नाम का एक ऐप मैंने खुद यहाँ पर बनाया है, और इस ऐप के माध्यम से मैंने दुनिया के 1,000 से ज्यादा वेबसाइट है योगा के, उसका मैंने कलेक्शन किया है। और क्या किया मैंने कि 1,000 से ज्यादा फेसबुक ग्रुप है योगा के, उसका मैंने कलेक्शन उस ऐप में किया है। ऐप इज अंडर प्रोसेस, वो उसका लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। और उसके साथ साथ कौन सा ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है जो योगा के लिए काम करते हैं, उनका भी मैंने कलेक्शन किया है। उस योगा मोल नाम का जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, मैंने उसमें डाल दिया है। कौन सी ऐसे यूट्यूब के वीडियोस है जो बहुत सारी भाषाओं में, उनका भी मैंने एक 3,000 से ज्यादा वीडियोस का कलेक्शन मैंने किया है और उस ऐप में डाल दिया है। बहुत सारे आसन, बहुत सारे सूर्य नमस्कार के एडवांटेजेस, और एक भर भक्कम ऐसा एक पैक मैंने उस योगा मोल नाम के ऐप में दिया है। तो मैं सोचता हूँ ये काम थोड़ा सा कम है, इस काम को हम और बढ़ाएंगे जब आप सब योगा के बारे में बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। तो उसका करिकुलम क्या है वो आपको बच्चों को बताना है। और इसी के साथ साथ आप बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनकी दादा नानी हो या उनकी फैमिलीज हो, इसमें भी इस योग यात्रा में सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ वो पेरेंट्स स्कूल से जुड़ेंगे और एक नया अध्याय आपका और स्कूल का शुरू होगा। आपके पास पेरेंट्स आते हैं, लेकिन इस हिसाब से अगर इस इंटेंशन से आएंगे तो एक नया अध्याय हम इस पूरे पैंडेमिक के बाद 2021 से एक नया कंटेंट, एक नया सेगमेंट लेकर बच्चों के सामने हम जाएंगे। तो अभी भी तो ये बात अभी हम रिचार्ज हो रहे हैं, हम अभी बूट हो रहे हैं, हम अभी रिबूट हो रहे हैं। कुछ तकनीक हम प्लस माइनस कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर मुझे एक जख्म हो गया मेरे हाथ को, तो वो जख्म धीरे धीरे भर रहा है। तो जो डेड उसमें जो स्पेसिस थे वो निकल गए धीरे धीरे, और अंदर से नए स्पेसीज उसमें आने शुरू हो चुके हैं। तो ये जख्म था 2020 में कोरोना का कुछ। तो अभी ये जख्म भर रहा है, और एक अगली नई बढ़िया सी चमकीली स्किन लेकर वी हैव टू एंटर इन 2021। तो बच्चे हमारी राह देख रहे हैं, और एक अलग रिचार्जफुल, रिफ्रेशेबल ऐसा स्पोर्ट्स टीचर, एक ऐसा कुछ प्लान्ड माइंड के साथ, एक मेंडस ऑपरेंडी है उस स्कूल टीचर की, वो बदली बदली सी कुछ नया ऐसा आविष्कार लेकर आप अपने स्कूल में जरूर जाएंगे। ये आशा इस MHRD के बहुत ही बढ़िया नेशनल प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर मैं करता हूँ। ओके मेरी सर। विनती है, अगर यस, थैंक यू। हेलो, हेलो।
हेलो। अमोल सर, हम सुन सकते हैं आपको, प्लीज बताएं। यस यस यस, आई एम टेकिंग ओनली 2 minutes में। ओके। नो नो, इट्स ओके, इट्स फाइन सर, या प्लीज कंटिन्यू। यस यस यस। और इसी के साथ साथ हम योगा का मैंने कुछ ऐसा करिकुलम भी तैयार किया है, उसकी भी पीडीएफ बुक्स मैं अपने जो चेंज मेकर्स का टीम, मैं आदरणीय भास्कर साहब, विजय जी भास्कर साहब, उनका मैं तहे दिल से यहाँ पर आभार मानना चाहूंगा। उन्होंने ग्रुप को बहुत ही बढ़िया नाम दिया है। आदरणीय जूही मैम, उन्होंने बहुत सारा इंस्पायरेबल ऐसा कंटेंट मुझे दिया है। और उस ग्रुप का नाम उन्होंने रखा है चेंज मेकर्स। तो हर एक आदमी यहाँ पर रिसोर्स पर्सन है, हर एक टीचर यहाँ पर रिसोर्स पर्सन है। ये सोच है एमएचआरडी की। तो ये सोच देश के जो 90 लाख से ज्यादा जो टीचर्स है, दे ऑल्सो हैव टू अटेन, दे ऑल्सो आनी चाहिए ये वेबिनार की सहायता से। बिकॉज यहाँ पर कह दिया था कि भाग्य विधाता कौन है। भारत, भारत किसे कहा जाता है? तो एक मैप, उसे हम भारत कहते हैं। यस, इट इज मैप एंड इट इज इंस्पायरेबल मैप जस्ट रिलेटेड विद, वी आर कॉलिंग दैट मैप भारत, माय भारत, मेरा भारत। तो ये भारत कौन है? तो मैं भारत हूँ। ये भारत कौन है? तो आप भारत है। तो मैं ये सोचता हूँ कि कौन चलाता है इस देश को? तो सबसे पहला नंबर इसमें आता है, इस देश को चलाता है टीचर। ये मेरा मानना है। और उन टीचर को एक पोटेंशियल देने की बात यहाँ पर हो रही है एमएचआरडी की ओर से। उन टीचर को एक रिचार्ज वाउचर बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है एमएचआरडी की। और ये बहुत ही बड़ा पायदान है एमएचआरडी का कि उन्होंने एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पूरे देश के टीचर के लिए यहाँ पर प्रस्तावित किया है। तो आज इस गूगल मीट में एक 250 के प्लस माइनस टीचर्स यहाँ पर है, कुछ मेरे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्हें मैं नमन करता हूँ। यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा मेरी श्री समर्थ विद्या प्रसारक मंडल की जो स्कूल है, श्री समर्थ विद्या मंदिर प्रशाला, जिस स्कूल ने 50 से ज्यादा साल पूरे किए हैं विद्या दान के लिए, विद्या देने के लिए, उस स्कूल का एक छोटा सा मैं हिस्सा हूँ। और मैंने चाहा था कि 50 साल अगर मेरी स्कूल को पूरे होते हैं, जिस स्कूल ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आदरणीय प्रेसिडेंट साहब के नजदीक जा सकूं, उस स्कूल को मैं कुछ गिफ्ट दे सकूं। तो ये नेशनल टीचर अवार्ड 2019 जो मुझे मिला है, मैं मेरी स्कूल को, उस स्कूल के मिट्टी को पेश करता हूँ, उस स्कूल के बिल्डिंग को मैं पेश करता हूँ, उनका मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर से एक बार स्पोर्ट्स टीचर या योगा टीचर, इस अंडरलाइंड वर्ड को मैं फिर से एक बार बोल्ड करना चाहूंगा पूरे टीचर के लिए। ये जो एमएचआरडी का आज लाइव वेबिनार एज अ डॉक्टर अमोल बागुल, मुझे यहाँ पर उन्होंने चांस दिया है। इट इज नॉट ओनली ऑन गूगल मीट, मैंने ये से एक 10 अकाउंट जो है फेसबुक के ऊपर, वहां पर भी मैंने इसे लाइव किया है। इसके बाद यूट्यूब के ऊपर भी मैंने इसे लाइव किया है। तो मेरी कामना ये है, मेरी मंशा ये है कि ये मेरे छोटे बड़े जो कुछ शब्द है वो बहुत सारे लोगों तक जाए। मुझे पता है कि 1 करोड़ से ज्यादा टीचर इस देश में काम कर रहे हैं। हर एक टीचर गोल्ड है, हर एक टीचर को गोल्डन चांस आता है, लेकिन उस टीचर को वो गोल्डन चांस पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, खुद को स्ट्रक्चराइज करना होगा और खुद को एक बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करके एक समाज के सामने पेश करना होगा। क्योंकि वो खेती करने वाला एक किसान है, वो बोता है, वो बच्चों के मन में बोता है और बहुत सारे अनाज उसमें से बाहर आते हैं जो अनाज देश को चलाते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं ये स्पोर्ट का जो बहुत बढ़िया शब्द है, उसके साथ आता है स्पोर्ट्समैनशिप। तो एज अ टीचर, एज अ स्पोर्ट टीचर, एज अ योगा टीचर, आपकी जिम्मेदारी अब बढ़ चुकी है। मैं सिर्फ डीएड हूँ, मैं सिर्फ बीएड हूँ, या मैं, मेरा एमए हो चुका है, मेरी पीएचडी हो चुकी है, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे इतना इतना काम दिया गया है। तो इस थिंकिंग को लांग कर वी हैव टू गो आउट ऑफ द बाउंड्रीज। हमें बहुत सारी फ्रेम्स को तोड़ना है, मरोड़ना है और एक अच्छा शिक्षा का योगदान देश के शिक्षा में हमें देना है। ये जो समुंदर है ये बहुत ही बड़ा है और उस समुंदर में एक नदी मिलती है जिसका नाम है स्पोर्ट्स, क्रीड़ा। और उसमें बहुत सारा पानी आपको डालना है। ये पानी होगा आपकी मेहनत का, ये पानी होगा आपके बहुत सारे कामों का जो आप बच्चों के माध्यम से पूरे समाज में लाना चाहते हैं। तो ये लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ बीपीएड किया,
बीपीएड ने आपकी बीपीएड की डिग्री आपने ली है तो वही आपसे स्पोर्ट्स टीचर नहीं। तो ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे क्या या स्टेट गवर्नमेंट वाले बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट है कि जो अंपायर का एग्जाम देते हैं, अंपायर का कोर्स करते हैं, बहुत सारी पंच परीक्षाएं होती है, तो मैं क्यों ना उनको दूं। तो अब तक मैंने एक 15 खेलों से ज्यादा जो पंच परीक्षाएं होते हैं उसमें मैं पास हो चुका हूँ। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मेरा योगदान कैसा होता है, एज ए एंकर बहुत सारे प्रोग्राम में भी जाता हूँ तो वहां पर भी मैं अगर क्रिकेट का कमेंट्री में करता हूँ, मैंने क्रिकेट की कमेंट्री मैंने सीख ली, मैंने हॉकी की कमेंट्री मैंने सीख ली, वो मैंने देखा, पर्चा जाना। तो इस हिसाब से मैंने बहुत सारा एक ऐसा नॉलेज जो है जो ऐसा स्कैटर्ड है, तो मुझे लगा कि ये कहीं तो कलेक्ट होना चाहिए। तो मेरी कोशिश बहुत छोटी है और देश के शिक्षक 90 लाख या 1 करोड़ से ज्यादा है। तो हमें कुछ बातों को छोड़कर आगे आकर हम आउट ऑफ द आउट ऑफ आवर बैंक पासबुक करना है सिर्फ बच्चों की। हर एक के लिए इस समय ने या विधाता ने हर एक के लिए कुछ कुछ ऐसा एक असाइनमेंट दे रखा है। अगर मेरे पिताजी टेलर है तो उनके लिए गॉड ने असाइनमेंट दे चुका है कि आप कपड़े सिलने हैं, आपको लोगों की इज्जत बचानी है, आपको कपड़े सिलने हैं, ये उनका असाइनमेंट हो गया। तो वे वही काम बहुत ही बड़ी लगन से करते हैं। किसी को काम दिया है एज अ टीचर, आपको सिखाना है एक अच्छी पीढ़ी की एडिशन आपको बनानी है, तो आपका काम भी वही है कि जो मेरे हाथ में है उससे ज्यादा देने की कोशिश एज अ स्पोर्ट्स टीचर, एज अ योगा टीचर एंड एज अ रेगुलर टीचर वी हैव टू डू इन अपकमिंग टाइम। मोबाइल के बारे में फिर मैं रिटर्न आना चाहूंगा कि क्यों ना हम मोबाइल को बच्चों से बाहर निकाले या बच्चों को मोबाइल से बाहर निकाले, दोनों बात है, वाइस वर्सा। तो हम कम से कम लागत वाला जीबी डाटा पैक मारे, जिसकी वजह से वो डाटा जल्दी खत्म हो जाए और बच्चा ज्यादा देर मोबाइल पर एंगेज ना रहे। दूसरी बात यह है कि एक हफ्ते में एक दिन ऐसा आना चाहिए कि हमारे घर का कोई भी आदमी मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा और हम बच्चों को लेकर मैदान के ऊपर जाएंगे। तो ये बच्चे कौन से हैं? ये मेरे पेरेंट्स के बच्चे हैं, ये मेरे खुद के भी बच्चे हो सकते हैं या मेरी कॉलोनी के बच्चे हो सकते हैं। जहां पर मैं जाऊं वहां पर मैं बच्चे ढूंढकर स्पोर्ट्स टीचर बन जाता हूँ। ये नहीं मुझे जचता कि मैं सिर्फ स्कूल में ही जाऊंगा तो स्कूल के बच्चों को ही या स्कूल के ग्राउंड पर सीखूंगा, ये बात नहीं है। तो आउट ऑफ द बॉक्स मैं यहाँ पर ये थॉट रखना चाहता हूँ। मैं अगर जाता हूँ किसी कॉलोनी में तो बच्चे देखते हैं तो वहां पर मैं उनके साथ राजा चोर सिपाही खेलूं, उनके साथ में कुछ लिखा छिपी खेलूं या उनके साथ में कुछ पोचंपा खेलूं, कुछ पुराने खेले जीरा कोटा खेलूं या टिपे टिपे टॉप टॉप उनके साथ खेलूं या उनको झोपू बनाऊं, ऐसे बहुत सारे खेले। तो बच्चों को हर समय खेलने में लगाने के लिए हमारी अब अलग एडिशन बाहर आना बहुत ही जरूरी है। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं और भी बहुत सी सारी बातें मुझे बतानी है, लेकिन समय के हिसाब से मैं यहाँ पर मेरा समापन करता हूँ। MHRD का अगेन मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे ही जो भी काम मुझे वे देंगे मैं बड़ी ही लगन से 100% नहीं तो 1000% देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू। Thank you very much, Amol sir. Thank you for your inspiring session and all the commendable initiatives that you have taken. To further illuminate us with innovative ideas, I would like to invite now our next speaker, Mr. Mahipal Singh Sajjan Singh Jetawat sir. He has won the National Award from Gujarat this year in 2020. He has been working tirelessly at Sri Tidana Primary School to make it a happy and effective school for over a decade. And he's implementing many innovative practices for a child-centered school, such as a children's parliament, making Gyan Kutir, where children record their own stories. Isn't it very innovative and a very wonderful initiative? He uses ICT technologies, promotes girl-child education through local sponsors and project-based stress-free education. These efforts are also bringing excellent results where enrollment is very high and the children are regularly attending this bell-free school. Yes, you're listening it correctly. It's a bell-free school. Today, he will be giving us a glimpse of his work and talk about how education helps build an ideal village and an ideal nation.
Thank you for joining us today, Mahipal Singh sir. I would request you to begin your session now after the video. गुजरात के जिला सुरेंद्र नगर स्थित श्री तुदाना प्राइमरी स्कूल के शिक्षक श्री महिपाल सिंह सज्जन सिंह जेतावत ने बाल केंद्रित अभिनव अभ्यासों से शिक्षा की तस्वीर बदल दी। जैसे बच्चों की संसद, ज्ञान कुटीर का निर्माण, जहां बच्चे अपनी कहानियों को रिकॉर्ड कर सके। श्री महिपाल सिंह सज्जन सिंह जेतावत को नवीन तकनीकों वाली बाल केंद्रित स्कूल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हेलो। Yes sir, audible. हाँ, नमस्कार मैडम सबको। मेरा जो आज का वेबिनार का जो सब्जेक्ट है उसे शिक्षा से ही आदर्श गांव और आदर्श गांव से ही आदर्श राष्ट्र का निर्माण हम कर सकते हैं। तो आप सब भी मेरे साथ सहमत होंगे कि भाई आदर्श राष्ट्र का निर्माण हम सब करना चाहते हैं। तो कैसे होगा? तो उसका एक ही उकेल है कि भाई हम शिक्षा से ही आदर्श गांव और आदर्श गांव के जरिए आदर्श राष्ट्र का निर्माण हम कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आज आप सबको मेरे जो प्रयास हमने जो किए हैं, मैं और मेरी जो टीम है जो टीडाना प्राइमरी स्कूल की, उन्होंने जो प्रयास किए हैं, तो उसके बारे में मैं आप सबको आज इस वेबिनार में बताना चाहूँगा। तो पहले मैं जो जिस गांव में हमारी नियुक्ति हुई थी तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई वो गांव कैसा था। तो जब 2002 का भूकंप 2001 में जब भूकंप आया गुजरात में, तो उस गांव के सारे स्कूल जो थे वो गिर गए थे। तो एक ऐसा गांव कि जिसके लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं थी, और उस गांव में मेरी नियुक्ति हुई। तो मैं और मेरी वाइफ ने पहले हमने डिसाइड किया कि भाई अगर लोगों को जागरूक करना है और बच्चों को शिक्षित करना है तो पहले से हम गांव में ही रहने का निर्णय किया हमने। तो हम दोनों ने उस गांव में पहले तो हम स्कूल में ही रहे, 2 से 3 साल स्कूल में ही रहकर बच्चों को और गांव के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। 1.5 साल तक हमने पेड़ के नीचे पढ़ाने का शुरू किया, पढ़ाई शिक्षा बच्चों को पढ़ाने की शुरू की। तो पहले तो हमें बहुत दिक्कत आई शुरुआत में, हमने बच्चों को जागरूक करने के लिए और शिक्षा देने के लिए सब, क्योंकि गांव में जो रूढ़िवादी लोग थे वो उनको ये मंजूर नहीं था कि भाई सारे बच्चों को शिक्षा मिले। तो पहले जो हमारे गांव की जो लड़कियां थी तो उनको लड़कियों को स्कूल में भेजते नहीं थे, और जो भी बच्चे स्कूल में आते थे तो वो भी क्या थे कि भाई वो छोटी सी उम्र में ही बच्चों में व्यसन यानी कि धूम्रपान करते थे या कुछ गुटखा वगैरह खाते थे। तो ऐसे परिस्थिति में हमने निर्णय किया कि अगर हमें कुछ आदर्श गांव का निर्माण करना है तो हमें पहले तो इन लोगों के बीच में रहकर ही बच्चों और गांव के लोगों को समझाना होगा। तो फिर हमने पहले गांव में रहा, और पहले तो गांव में 1.5 साल तक गांव के लोगों के बीच रहकर उनको समझाया कि भाई शिक्षा का क्या महत्व है। तो गांव में स्कूल नहीं था तो स्कूल की जमीन स्कूल बनाने के लिए पहले तो जमीन नहीं दे रहे थे गांव के लोग, और 1.5 साल तक गांव के लोगों को समझाने के बाद पहली बार हमें जो जमीन दी गई स्कूल बनाने के लिए, तो वो जमीन ऐसी थी कि जहां सारे गांव की जो गंदगी है, यानी सारे गांव का जो कचरा और जो कूड़ा है वो जहां डालते थे, तो ऐसी जमीन हमें दे दी गई कि भाई सर अब इधर यहाँ स्कूल बनाइए। अब कैसे बनाते हम देखते हैं। तो फिर हम जो शिक्षक गण थे उन्होंने सब ने प्रयास किया कि भाई अब ऐसे गांव में हम प्रयास करेंगे तो ही हमारा काम दिखेगा। तो
पहले तो हमने यहाँ एक ट्रस्ट की मदद से यहाँ एक स्कूल का निर्माण करवाया, जिन्होंने हमें 4 रूम बना दिए। फिर सिर्फ रूम बनने से या क्लासरूम बनने से शिक्षा शुरू नहीं हो सकती, या शिक्षा में हम परिवर्तन नहीं ला सकते। तो पहले हमने सोचा कि भाई हमें कुछ अपने उद्देश्य नक्की करने होंगे कि भाई क्या करेंगे, कुछ ऐसा हमें करना होगा कि जिसके कारण हम यहाँ बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूकता ला सके। तो पहला हमारा प्रयास था कि भाई स्कूल को हम आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित करने के लिए हमने थोड़े कुछ प्रयास किए। तो मैं आपको यहाँ मेरे स्क्रीन पे से प्रेजेंटेशन भी आपको बता दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकेंगे इसमें। ये पहले जो यहाँ परिस्थिति थी, तो उसमें से कैसे हम बाहर निकले, और 1.5 से 2 साल के बीच हमने यहाँ जो हमें बंजर जमीन दी गई थी, यहाँ गंदगी थी, उस जमीन में हमें आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि जो बंजर जमीन 2003 में हमें दी गई थी, तो वहां पे हमने एक स्कूल का निर्माण किया, और सभी शिक्षकगण ने मिलकर वहां एक स्कूल को आकर्षित बनाने के लिए एक प्रयास किया। हम ऐसा सोच रहे थे कि स्कूल को अगर हम आकर्षित बनाएंगे तो बच्चे अपने आप ही स्कूल आने लगेंगे। तो ऐसे ही हमने स्कूल का परिस्थिति आप देख सकते हैं, तो कैसे हमने पहले की परिस्थिति और अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है, वो उसके चित्र मैं आपके सामने रख सकता हूँ। देखिए, तो इस तरह स्कूल का निर्माण हमने ऐसे किया कि जिसके कारण बच्चे आकर्षित होकर, जहां कोई भी बच्चा स्कूल में आने से घबरा रहा था, तो आज वो बच्चे हंसी हंसी स्कूल में आ रहे हैं। और फिर हमने बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के लिए हमने एक नया प्रोजेक्ट रखा। दूसरा हमारा जो लक्ष्य था कि बच्चे आएंगे तो हम उनको क्या देंगे। तो पहले स्कूल हम 5:30 बजे सुबह में खोलते थे। तो सुबह में 5:30 बजे स्कूल खोलते थे, तो उस वक्त हम क्या करते थे कि सुबह में 5 बजे उठकर बच्चों को योगा कराना, फिर स्विमिंग के लिए ले जाना। गांव के पास जो नदी और तालाब है, उसमें हम बच्चों को स्विमिंग कराते थे, रनिंग कराते थे। और 5 से 7 बजे का जो सेशन है, हम वो बच्चों को स्पोर्ट्स के एक्टिविटी के लिए रखते थे। तो उसके परिणाम स्वरूप ये परिणाम आया कि बच्चे अपने आप ही स्कूल आने लगे। और आप मानेंगे नहीं कि हमारी स्कूल का टाइम अब वहां से सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक का स्कूल का टाइम हो गया। तो फिर हमने सोचा कि भाई चलो, अब ये बच्चे तो आने लगे, तो अब बच्चों की अंदर जो अंदरूनी जो शक्तियां है, तो शक्तियां को बाहर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे। तो फिर हमने एक ऐसी ज्ञान कुटीर का निर्माण किया। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी, एक ऐसी ज्ञान कुटीर का निर्माण किया जिसमें हमने टेप रिकॉर्डर और माइक की सुविधा डाल दी। तो जब भी बच्चे सुबह में अपना काम पूरा करके, सुबह में अपनी दैनिक क्रिया पूरा करके जब स्कूल में आते हैं, वहां अभी कोई टीचर नहीं है, तो क्या करेंगे। तो बच्चे आते हैं तो अपनी जो कहानी है, वो कहानी या कविता या अपने सॉन्ग है, तो वो यहाँ आकर रिकॉर्डिंग करते हैं अपना। और रिकॉर्डिंग करके बाद, और जब सारे बच्चे, यानी कि जब स्कूल शुरू होती है दोपहर 11 बजे 10 बजे, तो वो सब बच्चे इकट्ठा होकर वो सुनते हैं। तो फिर अपने ही आवाज में जो गाई हुई कविता है, अपने ही आवाज में जो रिकॉर्ड की हुई कहानी है, तो ये सुनने के कारण बच्चे स्कूल के प्रति बहुत ही आकर्षित हो गए, और उनको लगने लगा कि भाई ये स्कूल अब हमारा है, और हम इसको अपनी तरह से अपनी शक्तियां बाहर निकाल सकेंगे। तो इस तरह हमने ये जो ज्ञान कुटीर का जो निर्माण है, वो उस तरह निर्माण किया जिसमें बच्चे अपने आप, और इसमें अपने आप डांस भी करते हैं। तो इस ऐसा वातावरण हमने स्कूल का निर्माण किया। फिर हमने आकर्षक वो जो हमारे जो क्लास है, उस क्लास को भी आकर्षित बनाने कि भाई बच्चा जिस तरह भी देखे तो उसे वहां ज्ञान मिलना चाहिए। तो हमने
स्कूल के अंदर जो जितने भी क्लास थे वो क्लास में भी हमने पार्ट दिए कि भाई ये गुजराती का क्लास है तो यहाँ बच्चे गुजराती ही सीखेंगे, कि यानी कि कुछ लैंग्वेज ही सीखेंगे। दूसरा जो क्लास है उसमें हमने कहा कि भाई ये मैथ्स का क्लास है तो उसमें सब भी चित्र, पोस्टर या बुक्स, उसके TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल सब सब मैथ्स के ही मिलेंगे। तो इससे क्या हुआ कि भाई यहाँ शिक्षक अपने ही क्लास में रहता है, तो अपने ही क्लास में रहकर वो बच्चों को अपने विषय के बारे में पूरी जानकारी विस्तृतता से दे सकेगा। और हमारे जो ये प्रयास हमने जो किए तो उसके कारण आपको मानने में नहीं आएगी कि हमने पिछले 13 या 14 सालों से बच्चों को बुलाने के लिए एक भी बेल नहीं बजाया। यानी कि हमारी स्कूल में बच्चे बिना बेल के बजे आ जाते हैं। तो इससे तो आप क्लियर हो गए होंगे कि भाई यहाँ तो भाई कोई हाजिरी का या ड्रॉप आउट का कोई यहाँ प्रश्न ही नहीं है। तो ये हमारी जो 13-15 साल की जो मेहनत थी उसके कारण जो हमें जो पहला फायदा हुआ वो हुआ कि भाई बच्चे हंसते खेलते यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ जो भी बच्चे दूर के 2-3 किलोमीटर से भी आते हैं तो उनके लिए भी हमने थोड़ी अपने आप से सुविधा की है कि उन बच्चों को साइकिल गिफ्ट देते हैं। तो इस तरह सुबह 8:30 से शाम के 6 बजे तक बच्चे स्कूल में आकर अपना योगदान दे रहे हैं, अपने आप काम कर रहे हैं। फिर हमने दूसरा जो इनोवेटिव आइडिया लिया, तो दूसरा इनोवेटिव आइडिया हमारा ये था कि भाई अब बच्चे तो स्कूल में आने लगे, फिर हम बच्चों को कैसे जवाबदेही बनाएं, क्योंकि पूरा दिन तो टीचर स्कूल में नहीं होंगे। तो स्कूल का सोच मैनेजमेंट है, स्कूल की जो संचालन है वो कौन करेगा। तो फिर हमने सोचा कि भाई बच्चों के बीच बच्चों को ही संचालन दे देते हैं। तो हमने बच्चों की संसद यानी कि चाइल्ड पार्लियामेंट का निर्माण किया। ये चाइल्ड पार्लियामेंट भी पहले हम वहां मतदान करवा देते, तो मतदान के दौरान भी थोड़े कुछ गांव के जो प्रॉब्लम होते थे तो वो होने लगे, लेकिन उनमें से भी हमने थोड़ा रास्ता निकाल के बच्चों को ही इन्वॉल्व करके उसमें मतदान करवाया, चुनाव किया। तो आज की परिस्थिति ये है कि आज हमारी जो चुनाव जो प्रक्रिया होती है वो भी स्मार्ट तरीके से हम करते हैं। तो घर बैठ के भी बच्चे अपने मतदान कर सकते हैं। इस तरह हमने पहले बाल संसद का निर्माण किया, और बाल संसद में जो भी कोई प्रधानमंत्री बनता है वो मंत्री अपना कैबिनेट बनाता है, और कैबिनेट के जो सभ्य है वो सभ्यों में सभी अपने आप जो मंत्री है उनको अपने आप काम देते हैं। जैसे कि पानी जल मंत्रालय है और गार्डन मंत्रालय है और कंप्यूटर मंत्री है, तो इस तरह लाइब्रेरी मंत्री है। तो इस तरह वो प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों को काम देता है। और ये जो संसद है, इस संसद से फायदा ये हुआ कि हमारा जो बोझ था वो कम हो गया, क्योंकि सारी जो जिम्मेदारी है वो बच्चों ने अपने आप ले ली। अब बच्चों ने अपने आप ले ली तो इसके कारण बच्चे अपने आप जवाबदेही हो गए। तो वो लाइब्रेरी अपने आप मेंटेन करने लगे, वाटर रूम अपने आप मेंटेन करने लगे, गार्डन का जो उनका जो है वो पार्ट तो वो अपने आप मेंटेन करने लगे। तो इसके कारण फायदा ये हुआ कि 2015 में जो स्मार्ट स्कूल और ग्रीन स्मार्ट स्कूल का जो प्रोजेक्ट आया, तो उसमें हमारी स्कूल पूरे जिला में हमारी स्कूल में पसंद किया गया कि भाई तेना प्राइमरी स्कूल को स्मार्ट स्कूल विलेज स्मार्ट स्कूल बनाया जाए। और फिर ये बाल संसद है वो हर महीने अपना प्रेजेंटेशन रजू करती है कि भाई हमें ये दिक्कत आई, हमें ये प्रॉब्लम है, तो इसमें से हम क्या सॉल्यूशन करेंगे। तो वो बाल संसद ही अपने आप स्कूल का जो पूरा मैनेजमेंट है वो कर रही है। तो इससे फायदा ये हुआ, मैं आपको इससे बताना चाहता हूँ कि ये बाल संसद के कारण आज हमारे जो गांव है, गांव में पिछले 10 साल से हमारे गांव में चुनाव नहीं हुआ, तो ये जो परिणाम है वो हमारे बाल संसद की परिणाम सूची है। और आज भी जो हमारे गांव में जो सरपंच है, प्रधान है, वो हमारा स्टूडेंट है। तो ये बाल संसद के कारण गांव में लोगों को
जागृति आई और गांव के लोग भी स्कूल में इन्वॉल्व हुए और इसके कारण उसका जो फायदा है वो गांव में ही मिला। फिर हमारी जो बाल सांसद है वो स्कूल चलाने लगी और सुबह 8 बजे कंप्यूटर लैब भी चालू करती है। तो बच्चों को फिर हमने सोचा कि भाई ये जो छोटा सा गांव है जहाँ के गांव के लोग के बच्चे पूरी सुविधाओं से शिक्षा नहीं मिल रही है उनको, तो फिर हमने वहाँ के गांव के लोगों को संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हमें एक कंप्यूटर दान में दीजिए, बाकी के सारे कंप्यूटर हम देंगे। और सरकार ने भी कंप्यूटर दिए। तो इस तरह हमने स्मार्ट एक रूम बनाया और उसमें से आज हमारे बच्चे ये कोरोना की महामारी से पहले आज हमारे बच्चे ईमेल करते हैं। अगर कोई बच्चा गांव का छोटा बच्चा रजा लेना चाहता है या छुट्टी पर जाना चाहता है तो वो स्कूल में आएगा, आकर अपने रिसेस के टाइम में कंप्यूटर में बैठ के ईमेल लिखेगा और ईमेल सेंड भेजेगा कि सर मैं कल नहीं आऊंगा। तो आज हमारी 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा के सारे बच्चे अपने आप ईमेल कर सकते हैं, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में अपने आप कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों को और गांव को स्कूल के प्रति आकर्षित किया और शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा आदर्श शिक्षा बनाने का और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम पहुंच सके ऐसे प्रयास हमने किए। और फिर हमने देखा कि भाई चलो बच्चे हमारे यहाँ तो 1 से 8 तक की कक्षा है तो यहाँ तक तो पढ़ेंगे, फिर आगे क्या होगा उनका। तो आगे पढ़ने के आगे क्या होता, तो आगे भी दिक्कत आती थी कि भाई लड़कियों को बाहर नहीं पढ़ाते थे। तो फिर हमने एक नया प्रोजेक्ट रजू किया, उसका नाम है गांव की बेटी हमारी बेटी। हमने एक नया इनोवेटिव गांव की बेटी हमारी बेटी, जिसके अनुसार हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया कि भाई जो भी लड़कियां आगे पढ़ना चाहती है तो उनका जो सारा खर्च है वो खर्च हम स्कूल के जो परिवार है वो परिवार अपने आप खूब खर्च करेगा। स्कूल का परिवार उसको योगदान देगा, उसको पढ़ाने के लिए वो योगदान देगा। तो इस तरह गांव के जो 8वीं कक्षा के बाद भी बच्चियां पढ़ने लगी। और फिर एक समय ऐसा आया कि भाई गांव में से ज्यादातर लड़कियां 12 तक की पढ़ाई या 12 कक्षा तक की पढ़ाई करने लगी। फिर हमने उसको भी आगे बढ़ाने के लिए एक इनोवेटिव विचार हमने रखा कि भाई अब कॉलेज में आगे पढ़ने जा रही है तो माँ बाप तो राजी नहीं थे। तो माँ बाप ने कहा कि भाई अगर कोई इनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो कि भाई जो उनके साथ उनको ले जाए या लाए या परीक्षा देने ले जाए, तो फिर हमने ऐसी 15 से 20 लड़कियों को हमने सहमत किया कि भाई आप आगे पढ़ना चाहती है तो हम भी आपके साथ पढ़ेंगे। तो उनको भी हमने एक्सटर्नल एग्जाम दिलवाकर आज हमने स्नातक और अनुस्नातक तक की पढ़ाई कराई है। और ये सब हमारे जो नवाचार है, नवाचार के कारण परिणाम ऐसा हुआ कि जब ये जो गांव था हमारा, उसके विचारों में हमने परिवर्तन लाए। तो ये जो प्रक्रिया जो हमारे बीच हुई कि जो पहले जो गांव था, जो एक लड़की को पढ़ाना नहीं चाहता था, उसकी आज वो गांव में 80 से 90% लड़कियां स्नातक और अनुस्नातक तक की पढ़ाई कर सकती है। दूसरा एक उसमें ये हमारा फायदा हुआ कि जो लड़कियों को हम वहां पे क्या करते थे कि भाई बच्चियों को भाई चलो नृत्य नहीं करवा सकते, गाना नहीं गा सकते। अगर हमने कुछ गाना गवा दिया तो उसके वाली या उसके अंकल या कुछ आके हमें कहते थे कि भाई चलो सर ये तो आप पढ़ाते नहीं हो, आपको गाना ये सब हम लड़कियां को ऐसा नहीं करवा देंगे। तो ऐसी जो प्रणाली थी, इस प्रणाली में से हमने ये सोच परिवर्तन की और हमारी जो 10-15 साल की मेहनत थी, उसके बाद हम ये आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमें अभी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, हमें कोई भी कार्यक्रम हमें लड़कियों के पास ही कराते हैं तो सब गांव अपने आप उसमें जुड़ जाता है। और इसका परिणाम ये आया, आपको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि जो हमारे नीचे हमारे हाथ से पढ़ी हुई आज की जो नारियां है, आज की जो लड़कियां है, वो आप देख सकते हैं कि जो गांव एक प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा देने के लिए सहमत नहीं था,
वो आज गांव की लड़कियां अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि टीचर है, पुलिस है, और अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है और आगे बढ़ रही है। फिर हमने थोड़ा एक इनोवेटिव ऐसा किया कि बच्चों को स्कूल में लाने से तो थोड़े थोड़े अंतर में हमने किया कि एक चलो बैग फ्री स्कूल करते हैं। बैग फ्री, आपने कभी सोचा नहीं होगा, पहले क्या करते थे कि एक तो बेल फ्री स्कूल किया, और फिर हमने दूसरा किया कि बैग फ्री स्कूल। तो बैग फ्री स्कूल कैसे करेंगे? तो इसमें भी हमारा थोड़ा पर्यावरण के बारे में हमने सोचा कि भाई हमें जो पर्यावरण मिला है उसमें पर्यावरण का बहुत ही योगदान होता है। कागज कागज बनने में पर्यावरण का बहुत नुकसान होता है। तो फिर हमने एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया लाया कि बच्चों की जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें हम हर साल वहां यहाँ पे रखते हैं। तो जब बच्चे पढ़ाई करने आते हैं तो हम उनकी जो पुरानी पुस्तकें हैं, पुरानी पुस्तकें हम स्कूल में ही रखते हैं, और जब सरकार हमें जो नई पुस्तकें देती है तो वो भी हम एक साल तो रखते हैं। फिर क्या हो गया, दूसरे साल हमारे पास 2 सेट आ गए। तो एक सेट है वो स्कूल में रखेंगे, दूसरा सेट है तो हम बच्चों के घर पे देंगे। तो इसके अंदर जो बीच का अंतर है वो भार विहीन हो गया, यानी कि बच्चों को बैग लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो घर का जो काम है वो घर का काम वो घर की पुस्तकें में से करेगा, और जो स्कूल का जो कार्य है वो स्कूल में जो पुस्तक पढ़ी है उनमें से करेगा। और हमारी 2-3 साल की मेहनत से अभी तो हम जो सरकार जो हमें पुस्तकें दे रही है तो उनको भी हम मना करने जा रहे हैं कि भाई अब हमारे पास पुस्तकों का स्टॉक है, आप हमें पुस्तकें नहीं दीजिए। तो इस तरह हमारे जो नवाचार हमने स्कूल में किए तो उसका फायदा ये हुआ, मैंने आपको भी पहले बताया कि ये जो सरपंच है ये हमारे स्टूडेंट है, और इसके कारण हमारी जो स्मार्ट जो प्रणाली हमने जो विकसित की और जो हमारे बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित किया, बैग फ्री स्कूल किया, बैग फ्री स्कूल किया, तो शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हुए और उनके हमारे निर्णय वो मानने लगे। और एक परिणाम ऐसा आया कि आज वो हमें जो जो गांव हमें जमीन देने के लिए आज तैयार नहीं था, वो आज हमें 4 से 5 एकड़ जमीन स्कूल के कैंपस के लिए, यानी कि स्पोर्ट्स खेलने के लिए देने के लिए आज तैयार हो गया है। तो ऐसे विचारों की प्रणाली जो चाणक्य ने कहा है कि प्रलय और निर्माण, तो प्रलय और निर्माण हम कैसे करेंगे, आदर्श गांव कैसे बनाएंगे, तो उसका एक ही रास्ता है कि भाई आदर्श गांव आदर्श शिक्षा से ही बनेगा। तो और ये हमारी जो कामगिरी है वो कामगिरी को देखने के लिए हमारे सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर थे वो कलेक्टर ने हमारे स्कूल की मुलाकात ली, और उन्हें हमारी कामगिरी इतनी पसंद आई कि उन्होंने हमारे जो गांव है टिडाना गांव, वो टिडाना गांव को भी स्मार्ट विलेज के तौर पे उनको पसंद किया, और सारे जिला के फर्स्ट स्मार्ट विलेज तरीके से हमारे गांव को भी पसंद किया। तो इस तरह हमारा जो गांव है वो स्कूल के कारण आज वो स्मार्ट विलेज बन गया है। और हमने सोचा कि भाई ये जो हमारी कार्य प्रणाली है, हमने जो पिछले 17-18 सालों से स्कूल के विचारों में, स्कूल के नवाचारों के कारण गांव के लोगों में जो विचार परिवर्तन किए हैं, तो उसका फायदा क्या होगा। तो एक गांव आदर्श बनने से तो कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्या, तो हमारे जो कार्य प्रणाली है, हमारे जो गांव है, हमारी जो स्कूल है, उसको देखने के लिए हर साल यहाँ 200 से 500 टीचर रूबरू मुलाकात के लिए आते हैं कि भाई ये कैसे चलता है, कैसे आपने किया। तो ये मुलाकात के लिए, तो इससे फायदा क्या हुआ, हमारे आसपास की जो 15 से 20 स्कूलें हैं या उससे भी ज्यादा आसपास के जिले के डिस्ट्रिक्ट की जो भी स्कूलें हैं, तो वो स्कूलें भी हमारी तरह आदर्श बनाने के लिए, शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, और वो भी अपने गांव को आदर्श बनाने के लिए अपने यहाँ से, हमारे यहाँ से सोच ले जाते हैं। तो इस तरह हमने हमारा जो ये योगदान था, तो इस तरह हमने अपने कार्य से एक आदर्श शिक्षा से, हम तो मानते हैं कि भाई आदर्श शिक्षा से ही आदर्श गांव का, और आदर्श गांव से ही आदर्श राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो अभी लॉकडाउन का जो समय था, तो लॉकडाउन में भी हमने क्या किया कि लॉकडाउन में भी हमने जो हमारे स्कूल में जो हमने जो टीवी यूनिट रखे हुए थे,
तो वो टीवी यूनिट भी गांव के बच्चों के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए उनको दे दिए। तो वो क्या, फिर हमें स्कूल में भी अभी कंप्यूटर लैब था, तो कंप्यूटर को लैब को भी स्कूल में पड़े पड़े 6 महीने से क्या होगा, तो हमने वो कंप्यूटर भी बच्चों को अपने आप घर दे दिए। तो उससे क्या फायदा हुआ, तो सारे बच्चे इस लॉकडाउन की भी परिस्थिति में भी स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी शिक्षा कंटिन्यूसली चालू है। तो कई बच्चे टीवी पर भी शिक्षा ले रहे, कई बच्चे अपने आप कंप्यूटर में से शिक्षा ले रहे। और फिर हमारा जो प्रोजेक्ट था कि भाई बच्चों को कैसे कैसे प्रोजेक्ट में जोड़े, तो ये सब हमारे जो प्रोजेक्ट थे ये थे ज्ञान कुटीर, योग कुटीर, और फिर हमने प्रायोगिक शिक्षा के तरीके से बच्चों को उसमें जोड़ा। और फिर हमने एक नया, हमारे स्कूल में ऐसे तो हमने 500 से ज्यादा थोड़े पेड़ लगाए हुए हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हर साल जब भी बच्चा पहली कक्षा में आता है, यहाँ 2 तस्वीरें मैंने रखी हुई है। एक जो बच्चा है वो पहली कक्षा में उसने एडमिशन लिया है, तो उसके जो एडमिशन लिया है उसके बाजू में एक पेड़ लगाया हुआ है, तो उसको हम उसका मित्र बना देते हैं। तो उससे क्या फायदा हुआ कि भाई ये बच्चा जब भी, जहां तक यहाँ 8वीं कक्षा तक पढ़ेगा, तो उसकी जो जवाबदारी है, ये उस पेड़ की जवाबदारी ये करेगा, उसका रक्षण ये करेगा, उसको पानी देगा, उसको आगे बढ़ाएगा, उसकी देखभाल रखेगा। और फिर जो 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 यहाँ से पढ़ के आगे जाते हैं, यानी कि 8वीं कक्षा के बाहर आगे निकलते हैं, तो उस बच्चों के साथ उसका फोटोग्राफ्स भी हम करते हैं। तो उनके लिए भी यादगिरी रहती है कि भाई ये पेड़ हमने लगाया था। और इस पेड़, तो इस प्रकार हमने एक जो गांव था उस गांव में परिवर्तन, विचार परिवर्तन की जो शुरुआत है, ये शुरुआत हमने इस तरह की है और इसके अच्छे परिणाम भी हमें मिले हैं। और आज 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 तक जो गांव है उसमें हम सारे उसके कारण देखिए हमारा जो ग्रेड है, एजुकेशन का ग्रेड, तो वो भी हर साल बढ़ता आ रहा है। तो हर एक क्षेत्र में बच्चों का जो योगदान है वो योगदान हमें मिल रहा है। और उसके कारण तो इस प्रकार जो हमारा जो आदर्श गांव का जो हमारा स्वप्न था, वो स्वप्न आज हम 50% पूर्ण करने में हम सफल हुए हैं। और हमारे गांव की जो कार्यप्रणाली है उसको देखकर एक ऐसा गांव कि जहां कोई बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा था, स्कूल नहीं थी, वो आज आदर्श गांव। यहाँ पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे, पिछले 15 साल से यहाँ एक भी पुलिस केस भी नहीं हुआ, इसमें यहाँ पे कोई चोरी नहीं हुई। यहाँ यहाँ वो ऐसे कुछ भी, अगर कुछ गांव में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका समाधान भी हम स्कूल के जरिए करते हैं। तो एक आदर्श गांव शिक्षा के कारण ही निर्माण होता है, और शिक्षा के कारण ही आदर्श गांव, और आदर्श गांव से ही आदर्श राष्ट्र का जो हमारा जो स्वप्न है कि भाई हमारा जो भारत देश है वो आदर्श राष्ट्र बने, तो वो आदर्श राष्ट्र बनाने के लिए हमारा योगदान ऐसे ही रहेगा। तो मैं अपनी बात यहाँ आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत कर चुका हूँ, और मुझे ये लाभ देने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैडम। Thank you very much, sir. A big thank you to both the awardee teachers for their efforts towards furthering the education of children and sharing the same here with us. Thank you so much, sir. हमारे साथ कुछ लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। तो जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं कुछ दिखाती हूँ। दलाई लामा द्वारा ये कोट कहा गया है, जैसा कि दोनों ही टीचर्स ने अभी प्रेजेंट किया, उसी तरह का एक कोट है, द माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज ओपन। तो हम सारे लोग
सारे पार्टिसिपेंट्स अपना दिल और दिमाग खोलकर आप लोगों को सुन रहे थे। सभी ऑडियंस को अपना जो महत्वपूर्ण आप समय दे रहे थे और बहुत ही पेशेंटली हमें सुन रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और आज का जो दिन है शनिवार का, और मोस्टली लोगों के लिए छुट्टी का दिन, ये समय आप लोगों ने दिया हमें अपना 1 से 1.5 घंटा, उसके लिए आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। और माफी चाहूंगी, आई वॉन्ट टू apologize to the teachers who have joined us from South India and who are not understanding the language properly. So we will try from next time that all the session is bilingual and you hello. Internet. Apologies for the technical glitch we had right now. I also request Sajjan Singh sir to share his contact number. Sir, बहुत लोगों ने chat box में request किया था आपके personal number के लिए, तो हम लोग chat box में आप प्लीज एक बार अपना नंबर शेयर कर दें। कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं आपसे फर्दर इस विषय में जो आपने प्रेजेंट किया उसके बारे में और जानकारी के लिए। हाँ, मेरा नंबर मैडम भेजता हूँ अभी। जी, once again I would like to thank everybody. Have a good day. हाँ मैडम, मैंने भेज दिया है नंबर। Thank you sir. हाँ भाई, Thank you everybody to participate. We may leave now. थैंक यू मैडम। थैंक यू।